नमस्कार साथियों, गुरुकुल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले जो हमारी क्लास हुई थी दोस्तों, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में। तो यदि किसी ने संविधान सभा के बारे में नहीं देखा था, पिछली वीडियो में जाके देख सकते, क्योंकि पॉलिटी है उसको मैंने पहली क्लास में बताया था कि उसको रटना नहीं है, हमें क्या करना, उसको समझने का काम करना। ठीक है, तो समझने के लिए आप क्या करोगे, पहले उन दोनों वीडियो को देखना। ठीक है, जिस तरीके से आपने उन दोनों वीडियो प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इसी तरह का प्यार बनाए रखिए। यदि आप अपने प्यार में कमी नहीं रखोगे तो मैं कॉन्सेप्ट बताने में कभी कमी नहीं रखूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना के बारे में। किसके बारे में? प्रस्तावना। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है अभी प्रस्तावना के बारे में, तो हमने पढ़ा था पहले संविधान सभा के बारे में। यदि किसी ने नहीं देखा हो तो देख लेना, संविधान सभा के बारे में पढ़ा था। तो देखो, जैसे कि हमने बताया था कि भारत देश का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। और अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। अब देखो दोस्तों, जैसे संविधान बनता है तो हम मान लो कोई भी बुक वगैरह लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? कोई बुक वगैरह लेकर आते हैं। तो जैसे ही बुक हम पेज पलटते हैं तो सबसे पहले लिखा होता है कि उस बुक में कौन कौन से टॉपिक हैं, बुक के बारे में क्या क्या है, या बुक के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, उसी का समावेश एक सारणी के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो वही चीज है, जैसे हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसके बाद हमारे क्या होता है कि प्रस्तावना आती है। सबसे पहले क्या आते हैं दोस्तों? प्रस्तावना। अब देखिए दोस्तों, प्रस्तावना के बारे में जब हमने संविधान सभा पढ़ी थी उस समय भी हम लोग चर्चा कर ली थी कि प्रस्तावना का आधार क्या है, लेकिन एक बार वापस समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ से कई बार एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रस्तावना का आधार क्या पूछा जाता है, कि इस प्रस्तावना का आधार किसे माना गया है। तो देखो दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव को माना गया। किसे माना गया है? उद्देश्य प्रस्ताव को। जब उद्देश्य प्रस्ताव को इसका आधार माना गया, मैंने आपको यह भी बताया था कि कई बार हमसे ऐसा पूछ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अप्रत्यक्ष रूप से लेखक कौन है, तो हम क्या बताना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो आधार है वो आधार किसे माना गया है? उद्देश्य प्रस्ताव। किसे माना गया दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव, इसको क्या माना गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो आप सभी को पता ही है कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया। अब दोस्तों, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पेश किसने किया था, यानी कि प्रस्तुत किन्होंने किया था? तो जो प्रस्तुत करता था या जिन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा था, तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया। अब देखो दोस्तों, पेश तो 13 दिसंबर 1946 में किया था। कई बार हमसे पूछ जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। ठीक है, तो अब देखो, स्वीकार करने की जब बात आती है, संविधान सभा द्वारा स्वीकार, संविधान सभा द्वारा स्वीकार। तो अब देखिए, जो संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया था वो किया गया था 22 जनवरी 1947।
ठीक है, कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। एक बार वापस देखिए दोस्तों, प्रस्तावना का आधार किसे माना गया है? उद्देश्य प्रस्ताव को। इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमें रटना नहीं है, आराम से आप देखते जाओ, वीडियो की एक दो बार देखना, आपके प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। बस शर्त ये है कि आपको ध्यान से समझना है और समझकर अपने नोट्स बनाने। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, और कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946, जो हमने संविधान सभा में बात की थी इसके बारे में। फिर संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 और संविधान सभा द्वारा स्वीकार 22 जनवरी 1947। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बनता है कि प्रस्तावना का आधार का। अब देखिए अगला, फिर हमसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार। क्या पूछा जाता है? प्रस्तावना का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक है, क्या पूछा जाता है कि प्रस्तावना का जो विचार है, उस प्रस्तावना का विचार कौन से देश से लिया गया? तो ये लिया गया दोस्तों अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। किसका? प्रस्तावना जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है। मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान सभा में जो भी नेता थे, लगभग उन्होंने 60 देशों का अवलोकन किया, तो इसी के बाद भारत देश के संविधान का निर्माण किया था। तो उसी संदर्भ में प्रस्तावना का जो विचार है वो कौन से देश से लिया गया है? कई बार आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका से ली गई। कौन से देश से ली गई दोस्तों? अमेरिका से। अब अगली चीज, अब देखो, फिर यदि आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन अलग है कि प्रस्तावना की भाषा कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो जो प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों को ध्यान से समझना है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना का आधार किसे माना गया? उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था या पेश किया था, और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 के इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। तो यदि आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना का अप्रत्यक्ष रूप से लेखक, अप्रत्यक्ष रूप से लेखक बोल सकते हो, जनक बोल सकते हो, किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। अब देखो दोस्तों, अब जो प्रस्तावना में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके शब्दों के क्रम को लेकर पूछे जाते हैं। आपको 4 क्रम शब्द दे दिए जाते हैं और फिर क्या सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, फिर इस तरीके से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने देख लिया होगा इन सब के जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब अगली चर्चा करते हैं। अब देखो, अगला इस संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में आपको सबसे अब याद जो एक बार समझना है वो है इनके शब्दों के क्रम को, कि आपके सामने कोई भी शब्द दे दे कि इनके निम्नलिखित में से शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रस्तावना, और प्रस्तावना में जो सबसे पहला है, शुरुआत कहां से होती है? जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
बनाने के लिए इस टाइप से। तो हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत हो गई। आपको पूरी रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस जो इसके मुख्य शब्द हैं उनको याद रखना, ताकि उनका कहीं से भी यदि आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आता है वो संप्रभुता। कौन सा शब्द आता है? संप्रभुता। दूसरा शब्द समाजवाद। दूसरा शब्द कौन सा? समाजवादी। तीसरा पंथ निरपेक्ष। अब देखो दोस्तों, एक शब्द है पंथ निरपेक्ष और एक शब्द है धर्म निरपेक्ष। एक क्या है? पंथ निरपेक्ष है और दूसरा धर्म निरपेक्ष। ये दोनों अलग अलग क्यों है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो संविधान की प्रस्तावना, इस प्रस्तावना के अंदर धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं लिखा गया। कौन सा लिखा गया है? पंथ निरपेक्ष। अगला देखिए, लोकतांत्रिक। पांचवा गणराज्य। फिर इसके बाद न्याय। और एक बार ये सीधा सा यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई, या प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया गया या न्याय के बारे में बात की गई। तो देखो, सबसे पहला सामाजिक। कौन सा? सामाजिक। दूसरा आर्थिक। तीसरा राजनीतिक। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के बारे में कुल कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, जिसमें पहली सामाजिक, दूसरी आर्थिक, तीसरी राजनीतिक। अभी होता क्या, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो कुछ एक शब्द और आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो दोस्तों, एक यहां से कई बार पूछ लिया जाता है स्वतंत्रता। क्या पूछा जाता है? स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब देखो, यहां से क्वेश्चन 2 प्रकार का बनता है। पहला, यदि आपको सीधा सा पूछे कि एक तो बनता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, सीधा संविधान के संदर्भ में पूछ रहा है, तो उस समय ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 19 में है। यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, तब आपका ऑप्शन क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। अब देखिए, 5 कौन कौन सी कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला विचार। सबसे पहला कौन सा है? विचार। दूसरा अभिव्यक्ति। तीसरा विश्वास। चौथा, सर कहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख जाएगा, ठीक है। विश्वास, फिर धर्म और अगली है उपासना। अगली क्या है दोस्तों? उपासना। तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें आप। यदि पूछे कि भारतीय संविधान के आधार पर, किसके आधार पर?
सिर्फ यदि पूछे कि भारतीय संविधान के आधार पर नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो कितनी बताओगे आप? 6। कितनी बताओगे? 6। और वो कौन से अनुच्छेद में लिखी गई हैं? तो अनुच्छेद 19 में। किस में लिखी गई है? अनुच्छेद 19 में लिखी गई है। अब देखिए, फिर एक शब्द और आता है इसके बाद अगला, समानता। कौन सा शब्द है? समानता। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में नागरिकों के कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो उसमें 2 प्रकार की। एक तो है अवसर की समानता। कौन सी समानता? और दूसरी है प्रतिष्ठा। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात कही गई। किसमें? प्रस्तावना। फिर अगला एक नौवा जो शब्दों का कर्म आपको याद रखना है, वो रखना है बंधुत्व। कौन सा याद रखना दोस्तों? बंधुत्व। और बंधुत्व का अर्थ आप सभी को पता ही है, भाईचारे से होता है। किससे होता है? भाईचारे से। अब देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में अब इसमें से आपको मान लो चारों में से कोई 2 ये दे दे, 2 ये दे दे कि सही कर्म व्यवस्थित कीजिए, तो आपको कर्म हमेशा यही याद रखना। कौन सा याद रखना? यही बस याद रखना प्रस्तावना। बाकी आपको पूरी प्रस्तावना रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 शब्द दे दिए जाएंगे कि सही कर्म व्यवस्थित कीजिए, तो उस समय आपको इनका कर्म पता होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, पहला संप्रभुता, फिर समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक, पांचवा गणराज्य, छठा शब्द न्याय। और न्याय कितने प्रकार का दिया गया है? 3। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3 प्रकार की न्याय की क्या की गई है? चर्चा की गई। फिर स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई? तब आपका ऑप्शन क्या होगा? 5 प्रकार की दी गई। कितने प्रकार की दी गई हैं? हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं संविधान की प्रस्तावना में दी गई है नागरिकों को या नहीं दी गई। तो आप ये 5 याद रखिए: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें दी गई। और प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आत्मा कहा है। संविधान की क्या कहा है? आत्मा। और एक आपको पता संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। फिर अगला कौन सा है? समानता। कौन सा है दोस्तों? समानता। और फिर नवा कौन सा है? बंधुत्व। कौन सा है? बंधुत्व। अब हमें क्या करना है? इन एक के बारे में समझना है कि यहाँ से, और यदि हम कोई बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाते। कई बार होता है, बस आप अपने प्यार में कमी मत रखिए, कंसेप्ट में मैं कमी कुछ भी नहीं आने दूंगा। बस शर्त ये है कि आपको आराम से समझना है, ठीक है, और वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और यदि पसंद आए तो आपको पता ही है, बार बार कहने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, इनके बारे में जो हमें समझना है, एक के बारे में उसको समझना। देखो, अब देखिए दोस्तों, जो पहला शब्द है वो कौन सा है? संप्रभुता। कौन सा है? संप्रभुता। अब संप्रभुता होती क्या है? संप्रभुता कहते किसे? तो अब देखिए,
जो संप्रभुता है, इस संप्रभुता का जो अर्थ है यानी कि मीनिंग, ठीक है, आपको इसका अर्थ समझना है। अर्थ इसका यह है कि भारत किसी भी देश का गुलाम नहीं। क्या नहीं है? भारत खुद के निर्णय स्वयं ले सकता है, वो किसी देश का क्या नहीं है दोस्तों, गुलाम नहीं। आपको पता है हम 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हो गए तो संविधान में ऐसी गुलामी वाली तो बात आती है नहीं। तो सबसे संप्रभुता का अर्थ कि भारत अपने आंतरिक यानी कि भारत के अंदर जो भी निर्णय होंगे, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी, उनको स्वयं कौन लेगा? भारत लेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी देश का गुलाम नहीं है। अब देखो, अभी मैंने आपको दो शब्द बताए, एक कि भारत अपने बाहरी और दूसरा है आंतरिक निर्णय। कौन से दो शब्द? एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। कि भारत बाहरी निर्णय स्वयं लेगा। बाहरी का अर्थ आपको पता ही है, जो देश है, देश में मान लो कोई भी युद्ध हो जाए, युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, तो उस समय भी निर्णय की क्षमता किसमें होगी? भारत में होगी। फिर अगला है आंतरिक। अगला कौन सा है? आंतरिक। आंतरिक का मतलब देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो उस समय भी भारत क्या है? निर्णय लेने में स्वतंत्र है। क्या है? निर्णय लेने में स्वतंत्र है, वो किसी अन्य देश के गुलाम नहीं। आपको पता होगा जब भारत देश गुलाम था तो उस समय भारत में जो भी निर्णय लिए जाते थे, क्या लिए जाते थे दोस्तों? जो भी निर्णय लिए जाते थे वो किसके द्वारा लिए जाते थे? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिए जाते थे। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार। क्योंकि जो भारत था वो ब्रिटिश का गुलाम था, तो इसलिए भारत पर निर्णय कौन लेता था उस समय? आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार लेती थी। लेकिन आजादी के बाद प्रस्ताव में सबसे पहला शब्द यही जोड़ा गया है, संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ यदि एक शब्द में जानना चाहो तो संपूर्ण शक्ति। क्या होगा? कि संपूर्ण शक्ति वो कौन रखेगा? संपूर्ण शक्ति किसमें होगी? भारत में, चाहे वो बाहरी निर्णय हो चाहे आंतरिक निर्णय हो। समझ गए दोस्तों? अब देखिए, अगला यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में वास्तविक संप्रभुता का अध्यक्ष कौन होता है, या नाम मात्र संप्रभुता किसमें निहित होती है, वास्तविक संप्रभुता किसमें निहित होती है? ठीक है, अब इस संदर्भ में बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि नाम मात्र की संप्रभुता, क्या पूछा जाए कि नाम मात्र की संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो आप तो ध्यान से समझिए। पूछ रहा है नाम मात्र की। क्या पूछ रहा है? नाम मात्र की। आपको पता है नाम मात्र क्या हो तो सीधा क्या आएगा? राष्ट्रपति आएगा। क्या आएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, तो नाम मात्र की संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। किसमें निहित है? राष्ट्रपति। फिर अगला आपसे पूछा जाता है यहीं से क्वेश्चन कि वास्तविक, क्या पूछा जाता है कि वास्तविक संप्रभुता किसमें निहित है? और वास्तविक आपको पता ही है, सरकार का वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। एक एक चीज को समझना है, रटने जैसी कोई बात भी नहीं है। जहां रटने की बात आएगी वहां मैं बोल दूंगा कि आपको क्या करनी है, रटनी। फिलहाल अभी आपको रटने जैसी कोई बात है नहीं, सारी की सारी समझने की। नाम मात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित होती है और वास्तविक संप्रभुता किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री। किसमें होती है दोस्तों? फिर अगला यहां से पूछा जाता है कि कानूनी संप्रभुता किसमें निहित होती है? कानूनी रूप से क्या पूछा जाता है कि कानूनी रूप से देश की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तब आपका ऑप्शन क्या होगा? संविधान में। क्या होगा दोस्तों? संविधान में।
किसमें होगी? कानूनी रूप से संविधान में। और यदि अगला क्वेश्चन यहीं से उठा ले कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, क्या पूछ जाए कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है, कई बार पूछ जाते हैं, ध्यान से समझ। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तब आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? भारत की जनता में। किसमें निहित होगी? भारत की जनता में। अब देखो, भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है, और नाम मात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति में, वास्तविक संप्रभुता प्रधानमंत्री में, और कानूनी रूप से संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान। समझ गए दोस्तों? यदि संप्रभुता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बता दें, और आपको क्या करना है? आराम से देखना और अपने नोट्स बनाते। ठीक है, एक बार वापस देख लेना, ऐसे रटने जैसी कोई बात नहीं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब अगली चीज देखिए दोस्तों, जो अगला शब्द हमने कर्म के रूप में लिखा था, यानी कि उनकी सीक्वेंस के आधार पर कौन सा शब्द लिखा था? कौन सा लिखा था? समाजवादी। शाबाश। कौन सा लिखा था? समाजवादी लिखा था। अगला शब्द हमने लिखा था, अब देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा शब्द है वो कौन सा है? समाजवादी। कौन सा है? समाजवादी। अब देखो, ये जो समाजवादी शब्द है, ये जब प्रस्तावना बनी थी उस समय मूल रूप से था ही नहीं है। प्रस्तावना में मूल रूप से समाजवादी शब्द नहीं था। तो फिर ये कब जोड़ा गया था? तो आपको पता ही है, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था। अब ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। कब हुआ था दोस्तों? अब देखो, मूल रूप से मैंने आपको बताया था कि समाजवादी शब्द प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? अब देखो दोस्तों, कई बार हमें देखने को मिलता है, एक 42वां संविधान संशोधन और दूसरा एक बताया जाता है 44वां संविधान। कौन सा? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और अक्सर यहाँ से क्या हो जाती है? डेट मिस्टेक हो जाती है, जो सन है वो मिस्टेक हो जाता है। और ये दोनों 42वां और 44वां समथिंग हर एग्जाम में पूछ लिया था, कहीं ना कहीं ये पूछ लिया था, रिपीट होते हुए क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ से पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन, कई बार तो सीधा सा पूछ लिया गया कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, और उस समय क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूजन। अब देखिए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976, तो आपको ये तो याद रखनी, 1900 तो आप सबको याद रखनी, क्योंकि 1947 में हमारा 15 अगस्त 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, तो उससे पहले तो कोई संविधान संशोधन होता नहीं था 1800-1700 में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समझने की बात है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है 4 + 2 कितने होते? 6 होते। कितने होते हैं? 6 से आप लोग याद रख सकते हो कि 76। क्या याद रख सकते हो? 76। कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 4 + 2 6, यानी कि 76। कब बताओगे? 76। वही चीज कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 4 + 4 कितने होते हैं? 8, यानी कि 1978। कब हुआ था दोस्तों? 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये कई बार सन का गड़बड़ रहता है आंकड़ा, वो आप इस तरीके से अपने दिमाग में सेट रख सकते हो कि 42वां कब हुआ था? 4 + 2 6, और 6 से याद 76,
44वां कब हुआ था? 4 + 4 8, ठीक है। और एक इससे संबंधित आपको पूछ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या, कई बार पूछ जाता है, रिलेटेड है, तो 1 मिनट देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किसका उल्लेख है? क्या पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में, ठीक है। ये वैसे तो नीति निर्देशक तत्वों में, जब हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे उस समय भी हम इसके संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझिए। अब देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी क्या है? 4 है, दोनों 4 है, यानी कि दोनों एक समान। क्या है? दोनों एक समान है। तो एक समान से आप याद रख लेना, एक समान सिविल संहिता का उल्लेख, एक समान सिविल संहिता का उल्लेख, ठीक है। एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 44। आपको जब वो पूछेगा कि एक समान निम्नलिखित में से एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में, सीधी सी बात है, तो वो आपको पता है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है, इनके मध्य है। तो जो ऑप्शन देगा वो भी इनके बीच का देगा। क्या देगा? इनके बीच का। और इनके बीच में एक समान कौन सी संख्या आती है? ये तो आपको पता कौन सी आती है? 44 आती है। तो आसानी से याद हो जाएगा। वैसे हम बहुत आसानी से सब चीजें पढ़ेंगे, रटने जैसी कोई बात नहीं रखेंगे, बस आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, ठीक है। अब समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। अब देखो ये जो समाजवादी है, इसका अर्थ क्या होता है? जैसा शब्द से ही मालूम हो रहा है, समाजवादी, तो इसमें मूल शब्द क्या बताया? समाज। क्या आ रहा है? समाज, ठीक है। और ये वाद, ठीक, कई बार एग्जाम में वाद भी पूछे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले समाजवादी का अर्थ समझ लीजिए। समाजवादी का अर्थ है कि जो देश अर्थव्यवस्था से, किससे है? अर्थव्यवस्था से, अर्थ से संबंधित। अब जो देश की अर्थव्यवस्था का स्वामित्व होगा वो किस में निहित होगा? समाज। किस में होगा दोस्तों? समाज। बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रख लें। फिर आपसे पूछ जाता है कि इस समाजवाद का जनक कौन था? क्या पूछा जाता है अगला? कि समाजवाद का जनक कौन था? तो समाजवाद का जो जनक था उसका नाम था, जनक का नाम लेनिन। क्या नाम था दोस्तों? लेनिन था। और ये लेनिन समाजवाद का क्या था? जनक। अब मैंने आपको कहा था कि कुछ एक वाद एग्जाम में पूछ जाता है, जैसे कि उदारवाद का जनक कौन है, साम्यवाद का जनक कौन है, समाजवाद का जनक कौन है, इस टाइप के कुछ एक पूछ ले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो यदि आपसे पहला पूछ ले कि उदारवाद का जनक कौन था, किसका जनक? इस उदारवाद का जनक कौन था दोस्तों? जॉन लॉक था। जॉन लॉक। ये जॉन लॉक क्या था? उदारवाद का जनक था। एक आपसे पूछ जाता है साम्यवाद का जनक, किसका जनक? साम्यवाद का जनक के संदर्भ में पूछ जाता है, तो उसका नाम आपको याद रखना है माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग, आराम से याद हो जाएगा। माओ त्से तुंग, ये क्या था? साम्यवाद का जनक था। और विशेष रूप से साम्यवाद कहाँ फैला हुआ था? चीन की तरफ फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था? चीन की तरफ फैला हुआ था। और एक बात एग्जाम में और पूछ जाता है, वो पूछ जाता है मार्क्सवाद। कौन सा दोस्तों? मार्क्सवाद। और इस मार्क्सवाद के जो जनक थे
कॉल मार्क्स। इसका आसानी से ऐसा शब्द में मार्क्सवाद का जनक कौन था, इन्हीं के नाम पर मार्क्सवाद कहलाया था। ठीक है, तो ये कुछ एक वाद है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। समाजवाद का जनक लेनिन, मार्क्सवाद का मार्क्स, उदारवाद का जॉन लॉक, साम्यवाद का माओ त्से तुंग। और ये विशेष रूप से किस है, चीन में। कहां का था ये साम्यवाद, चीन में विकसित हुआ। अब देखिए दोस्तों, अगला जो आता है सब वो कौन सा है, अगला है पंथ निरपेक्ष। कौन सा, पंथ निरपेक्ष और दूसरा धर्म निरपेक्ष। कौन सा है, पंथ निरपेक्ष, दूसरा धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। अब इन दोनों ये है क्या, इनके बारे में आपको समझना है। और ये समझने से पहले यहां पर लिखा हुआ है धर्म। क्या लिखा हुआ है, धर्म। तो धर्म का क्या अर्थ होता है, हम सब कहते हैं हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, तो धर्म का क्या अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, धर्म है, इस धर्म का जो विशेष रूप से अर्थ इसके संदर्भ में लिया जाता, वो लिया जाता है धारण कर। क्या लिया जाता है, इस जो धर्म शब्द है, इस धर्म शब्द का जो विशेष रूप से अर्थ लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, धारण करना। क्या लिया जाता है, धारण करना लिया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा धारण क्या करें, धारण क्या करें, तो सीधी सी बात है, धर्म क्या करना है आपको, जीवन शैली में जो नियम होते हैं, जीवन जीने के लिए इसके लिए जीवन जीने के लिए जो जीवन शैली होती है, उस जीवन शैली या नियमों को धारण करना क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन से नियम, हम उन नियमों के अनुसार चलते हैं। उन नियमों को हम जब धारण करते हैं, क्या करते हैं, उन नियमों को जब हम धारण कर लेते हैं, तो जब दोस्तों हम उन नियमों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो उसी प्रकार तो हम क्या क्या, हम हिंदू धर्म। अगर ये जैन धर्म के कुछ एक नियम, उन जैन धर्मों के नियमों को हम धारण कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि हम, मेरा धर्म कौन सा हो गया, जैन धर्म हो गया। जैसे मुस्लिम धर्म है, तो मुस्लिम धर्म के जो भी नियम हैं, उन नियमों को यदि मैंने अपने जीवन शैली में धारण कर लिया, उन्हीं के अनुसार मैं चलने लग गया, तो मेरा धर्म कौन सा हो जाएगा, मुस्लिम धर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मुस्लिम धर्म हो जाएगा। तो बहुत ही साधारण। यदि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। अब देखिए क्या हो गया, धर्म का अर्थ धारण करना और जीवन के जीने के लिए जो भी नियम उनको धारण करना। अब इनके और एक चीज कि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। क्यों नहीं है, इसके संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था, उसकी चर्चा करेंगे। तो फिर कौन सा शब्द है, पंथ निरपेक्ष। कौन सा शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द है संविधान की प्रस्तावना। स्पष्ट रूप से आप क्लियर रखना कि धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा कहीं पर भी नहीं दी गई। अब देखो महात्मा गांधी ने इनके संदर्भ में कहा था कि कोई भी व्यक्ति है वो जब जन्म लेता है तो धर्म से तो बिल्कुल अलग नहीं रह सकता। धर्म और निरपेक्ष का अर्थ अलग, क्या है, अलग। कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वो धर्म से तो बिल्कुल कभी भी अलग नहीं रह सकता, और यदि वो अलग रह सकता है तो किससे रह सकता है, पंथ से अलग। किससे, समझे दोस्तों, फिर से समझिए। जो महात्मा गांधी जी हैं, कौन, महात्मा गांधी,
इन महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वो धर्म से तो बिल्कुल अलग नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? धर्म से तो बिल्कुल अलग नहीं रह सकता। यदि वो अलग रह सकता है तो किससे रह सकता है? पंथ से। अलग किससे रह सकता है? पंथ से। दोस्तों वो क्या रह सकता है? अलग रह सकता है, धर्म से अलग नहीं रह सकते। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। अब अलग कैसे नहीं रह सकता? आपको पता ही है, मान लो किसी का जन्म हुआ तो जो उसके जन्म से संबंधित जो भी संस्कार किए जाते हैं वो किसी न किसी धर्म से संबंधित है। अब जैसे कि मैं बोल लूं कि मेरा कोई धर्म है नहीं, तो ये पॉसिबल थोड़ी, ये कदापि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में हमेशा धर्म की आवश्यकता रहती है। जब उसका जन्म होता है तो जो उसके संस्कार किए जाते हैं धर्म से, जन्म से संबंधित, वो किसी न किसी धर्म के अनुसार ही किए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति की शादी होती है, क्या होती है दोस्तों? शादी होती है, पता है ना शादी होती है। तो देखिए, ठीक है, अब जब शादी होती है तो वो भी किसी न धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ही तो होती है कि 7 फेरे ले, 4 फेरे ले, अब कितने फेरे ले वो तो भी पता है नहीं, ठीक है, क्योंकि जिनकी हो रखी होगी उनको पता है कि कितने लिए जाते हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो धर्म है, शादी कर रहा है तो किसी न किसी धर्म के अनुसार ही वो होता है सब कुछ, तो धर्म से कभी भी व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। अब ये बात किसने बोल दी? महात्मा गांधी ने बोल दी। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो पंथ निरपेक्ष क्या है? ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है? तो इसके संदर्भ में समझो आप, पंथ का अर्थ होता है, बहुत ही आसान शब्दों में समझना, जैसे मुस्लिम धर्म है। कौन सा धर्म है? मुस्लिम। तो मुस्लिम धर्म 2 भागों में बंटा हुआ, शिया और सुन्नी। कितने में बंटा हुआ? 2 में। एक शिया, दूसरा कौन सा हो जाएगा? सुन्नी हो जाएगा। अगर यही हम जैन धर्म की बात करें तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म के क्या हो गए? 2 पंथ हो गए। समझ रहे हो ना बात दोस्तों? मुस्लिम धर्म शिया सुन्नी, तो मुस्लिम धर्म के 2 पंथ कौन से हो गए? एक शिया हो गया, दूसरा सुन्नी हो गया। और यही हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में एक श्वेतांबर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? दिगंबर हो गया, ठीक है। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के भी 2 पंथ हैं, आपको पता है, हीनयान और महायान। ये भी क्या है? 2 पंथ हो गए। तो गांधी जी कहा था कि कोई व्यक्ति पंथ से अलग रह सकता, वो बोल सकता मैं तो सिर्फ जैन धर्म का हूँ या बौद्ध धर्म का हूँ। यदि मैं जैन धर्म का हूँ तो मैं श्वेतांबर दिगंबर को नहीं मानता, मैं सिर्फ किसको मानता हूँ? जैन धर्म को मानता हूँ। तो ये बात हो सकती कि व्यक्ति पंथ से अलग रह सकता लेकिन धर्म से कभी भी अलग नहीं रह सकता। ये बात किन्होंने कही थी? महात्मा गांधी जी ने कही थी। किन्होंने कही थी? महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। और भारतीय संविधान में किसका उल्लेख है? पंथ निरपेक्ष का। और हमारे देश भारत के अंदर, भारत हमारा एक धर्म निरपेक्ष देश है। कौन सा है? धर्म निरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत धर्म निरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष देश का अर्थ यही होता है कि उस देश में सभी धर्म क्या हैं? बराबर है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, जिस देश में सभी धर्मों को बराबर हिस्सा दिया जाता है, सभी धर्मों को बराबर रूप से माना जाता है, तो उन सभी धर्मों को यदि किसी देश में बराबर रूप से माना जाता है तो उस देश में क्या होगा भाई? उस देश को क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष देश कहेंगे। कौन सा देश कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष देश कहेंगे। और मेरे ख्याल से आप सभी को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया हो। और दोस्तों, इसके आगे जो भी शब्द हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करना, इस वीडियो को आराम से देखना और साथ साथ अपने नोट्स बनाना। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि हमें या आपको कोई समस्या है या आप हमसे किस टाइप के और जानना चाहते हो। बस आप अपने प्यार में कमी मत रखिए, मैं कंटेंट में कोई भी कमी नहीं आने